नावल जुदाई मौत होती है। राइटर सोनी मिर्जा। किस्त नंबर 11। ये मुझे कहाँ लेकर आई हो? हूर ने अपने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा। ये मेरा फ्लैट है। अगर तुम दुल्हन के रूप में उठकर भाग आई हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। आशफीन कदम अंदर बढ़ाते हुए बोल रही थी और फिर अटैच किचन में चली गई। चंद ही लम्हों में वो पानी का गिलास हाथ में लिए वापस आई और सोफे पर बैठी हूर के हाथ में थमा दिया। पर मेरी कोई मंजिल नहीं है अब। मैं तो किसी और इंसान के सहारे घर छोड़ कर आई थी और वो तो अब जा चुका है। अगले 2 साल तक तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाऊं। पानी पीने के बाद वो फिर से कहते हुए रोने लगी थी। मैंने कहा ना, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। उसने दूसरे सोफे पर बैठते हुए टांग पर टांग चढ़ाई। तो क्या जब तक जहरा वापस नहीं आ जाते मैं यहाँ रह सकती हूँ? उसने फिर से तस्दीक चाही। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो अल्तमश खान मुझे ढूंढ लेगा। अचानक फिर से उसका चेहरा परेशानी में बदल गया। सबसे पहले तुम रोना बंद करो, और रही बात अल्तमश की, तो इसका बाप भी तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ सकता। क्योंकि अगर इसे जवाहर के बारे में पता है तो वो यकीनन उसके ऑफिस जाएगा। ऑफिस वाले से उसके घर का पता देंगे और उसे जवाहर के घर से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बारे में तो वो जानता भी नहीं है। फिर मेरे घर तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। और अगर फर्ज करो कि वो यहाँ पहुँच भी गया तो मैं इसे तुम तक रसाई कभी नहीं दूंगी। तुम तक पहुंचने से पहले उसे मुझसे निमटना होगा। और आशीन औरंगजेब से निमटना इतना आसान नहीं है। वो जो कह रही थी उसकी आंखें और लहजा साफ उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? उसने तशवीशनाक होकर पूछा। क्योंकि मेरे ख्याल से हर इंसान को अपनी पसंद नापसंद से शादी करने का हक हासिल है। और मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ और तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन तुम जानती हो कि मैं भी जवाहर को पसंद करती हूँ। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम मेरी मदद कर रही हो। अब तुमने काम की बात है। वो मजीद सीधी हुई। देखो हूर, तुम एक अच्छी लड़की हो, मासूम भी हो, और शायद इसलिए जी जान तुम्हें पसंद करता है। मैं सबकी मदद करती हूँ। बुरी तो मैं भी नहीं हूँ, पर मोहब्बत के मामले में आकर पॉजेसिव हो जाती हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। मैं वादा करती हूँ कि अल्तमश खान को कभी तुम तक पहुँचने नहीं दूंगी। पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? उसने आंसू साफ करते हुए कहा। मुझसे वादा करो कि तुम जी जान से कभी भी शादी नहीं करोगी। उसके लफ्जों पर हूर ने चौंक कर देखा। ये जानते हुए भी कि आज मैं उसकी वजह से अपनी शादी छोड़कर आई हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसने तेवरी चढ़ाई। सोच लो, वरना मुझे एक सेकंड लगेगा तुम्हें अल्तमश के हवाले करने में। और जितना मैंने इस शख्स को जाना है, तो एक बार अगर तुम फिर उसके हाथ लग गई तो वो तुम्हें जायज़ या नाजायज़ किसी भी तरीके से अपनी बाहों में लेकर रहेगा। दूसरी सूरत में मेरी शर्त मानो और अल्तमश से आज़ादी हासिल कर लो। अगर मैं अल्तमश से आज़ादी हासिल कर भी लूँ तब भी मैं कहाँ जाऊँगी? जिस शख्स के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, जब उसे ही अपना नहीं सकती तो फिर अल्तमश से शादी हो या किसी और से क्या फ़र्क पड़ता है? चंद आंसू फिर से उसके गालों पर बह निकले। अल्तमश तुम्हारे साथ ज़ना भी कर सकता है, क्या गारंटी है कि वो तुमसे निकाह ही करेगा? इसने मुंह में ज़ुबान घुमाते हुए पूछा तो वो खामोश हो गई। इसे वो लम्हा याद आने लगा जब वो मुश्किल अल्तमश की गिरफ्त से निकली थी। देखो, तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दूंगी जिसमें लिखा होगा कि तुम जवाहर से कभी भी शादी नहीं करोगी। अगर तुम इस पर साइन कर दो तो बदले में जो तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। सारी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं। मुफ्त का खाना भी दूंगी, कहो तो अच्छी जॉब भी लगवा दूंगी। तुम्हारे सारे ख्वाब भी पूरे करूंगी। वो ख्वाब जो तुम हमेशा पूरे करना चाहती हो लेकिन कभी नहीं कर पाई। अच्छे से सोच लो, बहुत अच्छा मौका दे रही हूँ तुम्हें। बदले में बस तुम्हें एक शख्स से शादी नहीं करनी कभी। शाम को मैं तुम्हारा फैसला पूछूंगी, तब तक आराम करो। अपनी सुनाकर वो सोफे से उठी और एक बार फिर अपना रुख हूर की जानिब करके दोबारा बोली। हाँ लेकिन अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानती तो इसी वक्त मैं अल्तमश खान को तुम तक रसाई दे दूंगी। फिर उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा तुम तो शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाँ, पर जवाहर तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा।
کیونکہ التمش تمہیں کبھی خود کی قید سے آزاد نہیں ہونے دے گا۔ آرام سے اچھے سے سوچ لو۔ سی یو ایٹ ڈنر، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ کمرے میں چلی گئی۔ ہور نے اپنی مٹھیاں بینچ کر صوفے کو پکڑا تھا۔ شام کے وقت میگن اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ تب نازلی کے علاوہ کوئی اور بھی اسے حوصلہ دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری تربیت یافتہ لڑکی یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اپنی شادی والے دن دلہن بن کر گھر سے بھاگ گئی۔ کیا عزت رہ گئی ہے ہماری؟ ٹیشو سے اپنا ناک صاف کرتے ہوئے کو وہ کہہ رہی تھی۔ آنی آپ ہور کو بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ اس نے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا ہوگا۔ نازلی اب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے، کیا وہ کسی لڑکے کے پیچھے گئی ہے؟ کیونکہ اتنا تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ اتنی ہمت والی نہیں ہے کہ اکیلی یہ قدم اٹھا لے، وہ بھی بنا کسی سہارے کے۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ شخص؟ اپنے آنسو صاف کر کے وہ سیدھی ہوئی۔ نازلی پھر سے نظریں چرانے لگی۔ نازلی میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، بتاؤ مجھے پلیز۔ تم فکر مت کرو، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی، پر میں اسے صحیح سلامت واپس لانا چاہتی ہوں۔ جی آنٹی، وہ ہور دراصل۔ بتاؤ بھی، وہ قریب ہوئی۔ آنٹی ہور ظواہر کو پسند کرتی ہے۔ کون ظواہر؟ وہ اس کا بوس؟ اس نے بویں تن کر پوچھا۔ جی آنٹی وہی، وہ سر جھکا گئی۔ لیکن یہ کب ہوا؟ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے شدید حیرانگی سے کہا۔ بتا کر بھی کیا کرتی وہ آنٹی؟ آپ نے تو پھر بھی زبردستی اپنا فیصلہ اس پر مسلط کرنا تھا۔ وہ دو ٹوک منہ پر بول گئی۔ نہیں، التمش سے اس کی شادی میں نے اس کے لیے کروانا چاہی، کیونکہ وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے مجھے شازن کے بارے میں بتایا تو میں اس کی شادی اسی سے ہی کروانے والی تھی، لیکن اب اگر وہ کسی اور کو پسند کرنے لگ گئی ہے تو پھر بھی میں یقیناً اس کی شادی اس کی محبت سے ہی کرواتی۔ میں پھر کیوں زبردستی اپنا فیصلہ اس پر تھوپ دیتی؟ مجھے تو لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے ایک انسان کو اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ ایک بار مجھ سے ذکر تو کرتی۔ خیر آنٹی، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب دعا کریں کہ وہ جہاں بھی ہو سلامت ہو۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ ظفار کہاں رہتا ہے؟ جی میں جانتی ہوں، لیکن وہاں کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، کوئی بھی ہمیں ملنے نہیں دے گا۔ اس کی تم فکر مت کرو، مجھے بس وہاں لے چلو۔ چلیں۔ وہ دونوں اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اور کمرے میں بیڈ کی ٹو کے ساتھ ٹیک لگائے بے جان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی بالکل اس کے برعکس ہوا تھا۔ زندگی نے ایک اور نئے امتحان میں ڈال دیا تھا، جس سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی آشین ہاتھ میں کچھ کپڑے لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ لو شمی، کب سے اس ہیوی برائڈل ڈریس میں بیٹھی ہو؟ الجھن ہو رہی ہوگی، چینج کر لو۔ گہرے سبز رنگ کا ایک لباس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے شائستگی سے کہا تھا۔ ہور نے لمحہ بھر کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر سے ایک جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ ڈنر میں نے ریڈی کر لیا ہے، ٹیبل پر آ جاؤ، دونوں مل کر کھائیں گے۔ کہہ کر ابھی وہ پلٹنے ہی والی تھی جب ہور نے لب کھولے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اگلے 2 سال تک کیا بھوکی رہو گی؟ خیر میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، پر ٹیبل پر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے ایسے کہا تھا جیسے حکم صادر کیا ہو۔ وہ چلی گئی تو اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر کے بالوں کا جوڑا کھول کر ڈیلی پونی لگائی اور ڈائننگ ٹیبل پر آشین کے روبرو آ بیٹھی۔ تھوڑا سا چکھ لو، دیکھ لو، بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں میں، اس نے شوخیانہ انداز میں کہا، لیکن ہور کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے تھے۔ اچھا تو پھر بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ سیدھا مدح پر آئی تھی۔ کس بارے میں؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور آشین نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ یہی کہ تم میرے ساتھ رہو گی یا پھر التمش کے پاس واپس جانا ہے؟ میں التمش کے پاس واپس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ گڈ، تو یعنی تم نے میری شرط مان لی؟ کون سی شرط؟ اس کے ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے تھے۔ شمی زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ میں کس شرط کی بات کر رہی ہوں۔ اسے غصہ آیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اگر کچھ یاد ہے تو بس اتنا کہ میں جس انسان کی خاطر آئی تھی وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ تم نے کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس کے لفظوں پر آشین نے مزید گولی ڈالی۔ یہی شرط کہ تم کبھی بھی ذی جان سے شادی نہیں کرو گی؟ اس کے لفظوں پر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ جب تک تمہارے پاس ہو تب تک نہیں کر سکتی، یا پھر پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں؟ پوری زندگی تم اس سے شادی نہیں کرو گی؟ بولو منظور ہے، یا پھر میں ابھی اسی وقت تمہیں التمش کے حوالے کر دوں؟ اگر تمہارے ذی جان کو پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے التمش کے حوالے کیا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، تو کیوں وہ تم سے شادی کریں گے؟ ششو پنج میں اس نے سوال داغا تو آشین نے تیوری چڑھائی۔
वो मुझसे शादी करे या ना करे वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस अपना फैसला सुनाओ। और अगर मैं तुम्हारी शर्त के मानने के बावजूद भी बाद में मुकर गई तो मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगी, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाऊंगी, वादा भी लूंगी। और अगर फिर भी तुमने मुकरने की गलती की तो बजाय इस मुल्क की अदालत में घसीटने के, मैं तुम्हें अपनी अदालत में ले आऊंगी, जहां मुजरिम की सजा सिर्फ मौत है। एक पल के लिए भी तुम्हारी सांस नहीं चल पाएगी फिर। धमकियां अच्छी देती हो, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो शमी, और जो जानते हैं वो मानते हैं। उसने अपने हाथ सीने पर बांधकर कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, मेरे पास खोने को वैसे भी कुछ नहीं है। लोग तो चले जाते हैं, लेकिन वो किस तरह छोड़कर गए हैं ये हमेशा याद रहता है। सामने मौजूद मेज की जानिब घूरते हुए उसने आवाज में लर्जिश लिए कहा। अशीन को उसका गमजदा चेहरा देखकर तरस आने लगा था। फैसला बताओ, वो लापरवाह होकर बोली। मुझे बस अल्तमश के पास वापस नहीं जाना, वो बहुत जालिम और घटिया इंसान है, मेरे वजूद को नोच डालेगा। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, बस मुझे उसके पास वापस मत भेजो प्लीज। अचानक ही वो शिद्दत से रुहांसी हुई तो आशीर ने उसका हाथ थामा। तो क्या तुम कभी भी जी जान से शादी नहीं करोगी? उसने पूरी तरह तस्दीक चाही। नहीं, अटकते हुए वो कपकपाती आवाज में बोली और आंसू तेजी से बहकर टेबल पर गिरने लगे। अगर वो खुद कहे तब भी नहीं करोगी ना? उसके मजीद सवाल पर वो खामोशी से नफी में सर हिला गई। वादा? अपना हाथ सीधा करके उसने हूर का चेहरा बगौर देखा। वादा करती हूँ, वो फिर से बमुश्किल बोली। आशीर मुस्कुराकर अपनी कुर्सी से उठी और उसके पहलू में मौजूद कुर्सी पर जगह संभाल कर उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर देना शमी, सच कहूँ तो मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर मैं जी जान को नहीं खोना चाहती। मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई भी नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारी आंटी तो मौजूद है, पर मेरा इस दुनिया में सगा कोई भी नहीं है। मैं यतीम खाने से लेकर पाली गई हूँ। जिस बे औलाद औरत ने मुझे माँ बनकर पाला वो भी कब की इस दुनिया से चली गई। तब जी जान के अलावा कोई भी मुझे संभालने वाला नहीं था। मुझे इससे शदीद मोहब्बत है शमी। मैं अपना सब कुछ छोड़ सकती हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, पर उसे किसी और का होता नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम समझ रही हो ना? बोलते वक्त उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। हूर ने खामोशी से असबात में सर हिला दिया, फिर उसके गले लग गई। आज सिर्फ हूर ही नहीं बल्कि आशीन भी एक कंधा पाकर शिद्दत से रोई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो माहम ने दरवाजा खोला। दहलीज पर मैगिन और नाजरी को पाकर वो ताज्जुब से देखने लगी। दोनों शख्सियात उसके लिए अजनबी थी। तुम माहम सिकंदर हो? मैगन ने पूछा। जी, पर आप लोग कौन? तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने डायरेक्ट बोलते हुए अदम कंदर बढ़ाते कहा। अरे, अब ऐसे कैसे मेरे घर के अंदर आ सकती हैं? और आप है कौन? वो लंगड़ा कर उसके पीछे ही चलती आई। मैंने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है? चीखते हुए वो इर्द गिर्द कमरों में झांकती हुई कह रही थी। तभी नानी भी बाहर आ गई। ये लोग कौन है माहम बिटिया? मुझे नहीं मालूम नानो, पता नहीं कैसे घर में आ घुसी हैं और छोटे का पूछ रही हैं। आप कौन हैं? मायूसी से वापस लौटकर मैगन खदीजा बेगम के सामने हुई। जिसे तुम ढूंढ रही हो मैं उसकी नानी हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? ज़ुबाहर अली सिकंदर कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, वो गड़ाई। लेकिन पहले आप बताएं कि आप कौन हैं? माहा मुकाबल हुई। तुम्हारा छोटा भाई मेरी बांजी हूर को उसकी शादी वाले दिन भगा कर ले गया है। मुझे जानना है कि वो कहाँ है। मैगन के लफ्ज़ों पर दोनों ने नागवारी से ताड़ा। मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, वो पूरे जोश से बोली। तुम्हारी बांजी किसी और लड़के के साथ भाग गई होगी। नानी ने भी टांग अड़ाई। वो जवाहर के साथ ही भागी है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। अब मुझे बताओ कि वो कहाँ है? वो गिरजी। मेरा भाई आपकी बांजी को कैसे भगा कर ले जा सकता है? क्यों नहीं भगा सकता? क्योंकि वो मुल्क से बाहर है। क्या? मैगिन और नाजरी दोनों ने चौंक कर देखा। जी हाँ, वो आज ही इंडिया गया है, अगले पूरे 2 साल के लिए। और अगर आप दोनों को यकीन ना आए तो कहीं से भी तस्दीक करवा सकती हैं। चाहे तो एयरपोर्ट से जाकर पता कर ले। माहम ने पूरे यकीन से रूबरू होकर कहा तो वो चकरा कर गिर गई। वक्त तेजी से गुजरता गया और आज जवाहर को गए हुए पूरे 6 महीने बीत चुके थे। हूर ने आज आशीन के घर में पहली बार पेंटिंग बनाई थी। आशीन जब रात को घर वापस आई तो उसे तस्वीर में आखिरी रंग बता देखकर कमरे की दहलीज पर ही खड़ी देखती रही। ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये मैं। उसने पेंटिंग पर पॉइंट आउट करके बताया। काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। हाँ, आज काफ़ी अरसे बाद पेंटिंग बनाई है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आशीन की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं आशी? हम
ज़वाहर तुम्हारे दोस्त है ना? हाँ, उसने सीने पर हाथ बांध कर जवाब दिया। तो फिर मैंने तुम्हें कभी उनसे बात करते क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो जब से इंडिया गया है मैंने उससे राब्ता ही नहीं किया। क्या? पर क्यों? वो बेयकीन हुई। क्योंकि वो दुश्मनों के इलाके में है और जब कोई ऑफिसर किसी दूसरे कंट्री में कोई मिशन करने जाता है तो हमें परमिशन नहीं होती कि हम उसे पीछे से कॉल करें या उससे राब्ता करें। उसकी सारी अपडेट्स हेड ऑफिस में मिल जाती हैं और मैं वहाँ से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ। क्योंकि तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, अगर उन्हें ज़रा सा भी शक हो गया कि हम पाकिस्तानी लोग हैं और उनकी जासूसी करने आए हैं तो वो क्या सलूक कर सकते हैं। तो फिर क्या पता चला कैसा है वो? उसके चेहरे के तासरात साफ बता रहे थे कि वो आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। वो बिल्कुल ठीक है शमी, और तुम उसके बारे में मत सोचा करो। अपना वादा तो याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। उसने नज़रें नीचे की। अच्छा चलो हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। इस टाइम उसने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, तुम अच्छे से जानती हो कि ये बड़ा शहर है और यहाँ रात को भी शॉपिंग मॉल्स बड़े हुए होते हैं। हाँ पर मुझे तो भूख लगी है। अच्छा है ना, डिनर भी बाहर से करेंगे। पर तुम मेरी ज़ात पर इतना खर्चा क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती हूँ। अब तुम सोचोगी कि दोस्त समझती हो तो फिर मुझसे मेरी मोहब्बत क्यों छीन रही हो? तो ये बात ज़हन नशीन कर लो शमी। दोस्त से भी मोहब्बत शेयर नहीं की जा सकती। हाँ जानती हूँ, पर तुम्हारे मुंह से दोस्ती का सुनकर अच्छा लगा। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके, वो मुस्कुराई। हाँ बोलो मटन, कुछ पता चला हूर का? वो खुले आसमान तले अपनी पुश्त पर हाथ बांधे रोब से खड़ा सामने मुलाजम से मुखातिब था। नहीं सरदार, अब तो शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है पर हूर बीबी का कहीं पता नहीं चला। वो गर्दन झुकाए बोला तो अल्तमश ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके उदेर उम्र चेहरे पर दे मारा। वो लड़खड़ा कर संभला था। जानते हो ना कि मुझे इनकार पसंद नहीं है। अल्तमश खान ने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा। 6 महीने हो गए हैं इस लड़की को गायब हुए। आसमान खा गई या जमीन निकल गई, एक काम नहीं होता तुम लोगों से। वो हड़बड़ा कर चीखा, फिर आगे बढ़कर मटन के दोनों गाल अपने हाथ में लेकर दबाए तो इसका चेहरा गुलाई में निकल आया। ढूंढो उसे। सरदार हम की क्या करें, हमने हर जगह देख लिया है मगर उनका पता ही नहीं चल रहा। अपने गाल पर हाथ रखे वो घबरा कर बोला तो अल्तमश ने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। तलाश जारी रखो और जैसे ही कोई सुराग मिले तो उसे उठा कर ले आना। जी सरदार। अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक कर उसे पाँव के नीचे रोनता हुआ वो वापस अपनी गद्दी पर आ बैठा। हाँ सुना दोस्त, पता चला फिर कुछ अंकल का? सुमेर कुर्सी सीधा करता हुआ उसके रोबरू बड़ा जमान हुआ जब वो किसी छोटे से ढाबे पर बैठे थे। नहीं यार, अब तो इतने साल हो गए हैं तुझे इन्हें ढूंढते हुए, मेरे ख्याल से वो नहीं मिलेंगे, छोड़ दे। जानता हूँ कि रास्ता काफी मुश्किल है मगर हार मानना मेरी फितरत नहीं है और आसान रास्ता चुनना मेरी आदत नहीं है। जवाहर ने चाय का सिप लेकर कहा, हाँ लेकिन उनकी तलाश करते करते अगर तू बुरा हो गया तो? उसने हंसकर कहा, तो भी पीछे नहीं हटूंगा। शादी और मोहब्बत दोनों के बगैर रह सकता हूँ लेकिन वादा अधूरा नहीं छोड़ सकता, और बदला लिए बगैर इस दुनिया से जाना मेरे लिए हार के बराबर होगा। और तू जानता है कि जवाहर अली ने कभी हारना नहीं सीखा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। वैसे अब तो आशिकी से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि हूर बाजी तो कब से किसी और की हो गई होगी। अपना खाली कप सामने मौजूद मेज पर रखकर उसने मजाकन कहा तो जवाहर ने अपने लब बेंच लिए। कोई भी किसी की मलकियत नहीं होता, फिर भी हम चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि ख्वाहिश करने लगते हैं कि वो सिर्फ मेरा हो। और अब मुझे अंदाजा हो गया है कि वो मेरे दिल से नहीं निकल पाएगी। जिंदगी से तो वो कब की जा चुकी है। वो अफसुर्दगी से गोया हुआ तो सुमेर के हंसते हुए लब वहीं सिमट गए। छोड़ दे यार, अब तेरी नहीं हो सकती वो। उसने समझाना चाहा। इंसानी दिल से सख्त और जालिम कोई शय नहीं होती यार। ये तब भी दरकता है जब उसे मर जाना चाहिए। आज एक लंबे अरसे बाद फिर से उसकी आंखों से आंसू टपका था। दिल में एक खलश आज भी बाकी थी। मोहब्बत कहने से तो नहीं मरती और ये वो समझ चुका था। भाई जो मोहब्बत का देना उसे छोड़ देना चाहिए। सुमेर की बात पर एक अफसुर्दी सी हंसी उसके होंठों को छू गई और उसने धीरे से सरगोशी की। मोहब्बत नहीं थकाती यार, जिसको चाहा जाए उसकी बेरुखी और बेहिसी थकाती है। आह यार, उसने लंबा सा सांस लिया। ए हूर, नाजली की नज़र जब उसके बुटीक सेंटर से निकलते वक्त सामने से गुजरती हूर पर पड़ी तो वो भाग कर उसके पास आई थी। नाजली तुम? उसने गर्म जोशी से आगे बढ़कर गले लगाया। ये कौन है? आशी ने कशमकश में पूछा। आशी ये मेरी दोस्त है नाजली, उसने तारुफ करवाया तो नाजली ने हाथ आगे बढ़ाया। आपकी तारीफ मैं खुद नहीं करती, वो उकर कर पेश आई। हा हा हा, इसे छोड़ो नाजली, ये ऐसी ही है।
तुम आओ मेरे साथ बैठो। हूर ने उसका हाथ पकड़ा और एक आइसक्रीम बार के सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठी। कहाँ चली गई थी तुम हूर? कितना ढूंढा है मैंने और आंटी ने तुम्हें। और अल्तमश तो अभी तक तुम्हारी तलाश कर रहा है। उसके चेहरे से परेशानी साफ वाज़िया हो रही थी। नाज़ली तुम किसी को कुछ मत बताना प्लीज़, उसने प्यार से अपनी दोस्त का हाथ पकड़े कहा। पहले कौन सा कभी तुम्हारी कोई बात किसी को बताई है? यार मैं आशी के साथ रहती हूँ और जवाहर के वापस आने तक यही रहूंगी। उसकी बात पर नाज़ली चौंकी मगर आशीन ने नज़रें फेरी। वो कहाँ गया है? वो किसी मिशन के लिए इंडिया गए हुए हैं। शायद 2 साल तक वापस आए और अब तो 1.5 साल रह गया है। मगर उस दिन तुम भागकर कहाँ गई थी? उसने मजीद सवाल जाड़ा। जवाहर के पास, पर वो जा चुके थे। उसकी पलकें फिर से भीग गई। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार, आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हैं। और अल्तमश का तो हाल मत पूछो, पागल हो रहा है वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते। मुझे अल्तमश की परवाह नहीं है, पर आनी की याद आती है मुझे, लेकिन मैं उनके पास वापस नहीं जा सकती। क्योंकि अगर वो खुद मुझे अल्तमश के हवाले ना भी करे तो वो आसानी से मुझ तक पहुंच जाएगा। और जवाहर के आने के बाद उससे शादी कर लोगी? उसके सवाल पर हुर और आशीर ने एक दूसरे की जानिब देखा। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया तो नाज़ली मज़ीद चौंक गई। तो फिर किससे शादी करोगी और इसके इंतज़ार में क्यों बैठी हो? इन सवालों के जवाब खुद मेरे पास भी नहीं है नाज़ली, तुम्हें खुदा का वास्ता है फिलहाल मुझसे ये सब कुछ मत पूछो। अच्छा ठीक है, नहीं पूछ रही कुछ भी। हूर ने मुतमईन होकर अपने आंसू पूंछे। अगली दोपहर को आशीन थकन से नडाल घर में दाखिल हुई तो हूर पानी का गिलास लिए उसके पहलू में आ बैठी। पानी पी लो, काफ़ी थकी हुई लग रही हो। थैंक्स, उसने गिलास हाथों में थामते हुए कहा और पीकर वापस टेबल पर रख दिया। शमी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम्हें अपना बंदोबस्त करना होगा। मतलब? मैं अगले 1 साल के लिए तुर्की जा रही हूँ, वहाँ कोई इम्पोर्टेंट मिशन है, इसलिए तुम्हें अपना बंदोबस्त करना होगा। वो ताजुब से ज़रा सी खिसक कर पीछे हुई। क्या कह रही हो? कहाँ जाऊँगी मैं? देखो आई एम सॉरी, मेरी मजबूरी है, तुम्हें कहीं और जाना होगा। अपनी आंटी के पास वापस चली जाओ। तुम जानती हो वहां मुझे अल्तमश ढूंढ लेगा। इतना डरती क्यों हो इस लंबे बालों वाले आदमी से? इंसान है वो, कोई आदमखोर नहीं है। शान बेनियाजी से कंधे उचकाए वो बोली थी। इंसान ही तो नहीं है वो यकदम सख्ता सी हो गई। देखो मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहती थी, पर तुम खुद ही बताओ मैं और क्या सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। ठीक है तुम तुर्की चली जाओ, मैं यही रह लूंगी अकेली। क्या तुम पागल हो? मैं अपना ये फ्लैट बेच कर जा रही हूँ। इन्हीं पैसों से वहां जाकर फ्लैट खरीदूंगी और वहां से वापस आकर कुछ पैसे मजीद लगेंगे और यही फ्लैट वापस ले लूंगी। फिर मैं कहाँ जाऊँ? आंसू फिर से बहने लगे। भाई मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह की मेरी फ्लाइट है और मुझे जल्दी जाना है। आज शाम तक तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लो। अपने हाथों को लहराते हुए वो लापरवाह होकर बोली और फिर उठकर कमरे में चली गई। हूर पर फिर से कोई नई बिजली आन गिरी थी। उसके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था और वो चीख कर रोई। आज जवाहर और सुमैर की पाकिस्तान वापसी थी। आशीन को तुर्की से वापस हुए भी 8 महीने गुजर चुके थे। एयरपोर्ट से इन्हें लेने वो खुद आई थी। अपनी वतन वापसी का उसने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। उसे हाथ में बैग पकड़े वापस आता देखकर आशीन भागकर उसके गले लग गई। चंद लम्हों के लिए उसने नजरें घुमाकर सुमैर की जानिब देखा जो अपने दांतों में उंगली दबाए हंस रहा था। आशु, उसने लफ्ज दबाकर मुखातिब किया तो वो हटकर पीछे हुई। क्या करती हो यार, सबके सामने ही? उसकी बात पर वो हंसी। जानते हुए बिल्कुल सरी हुई शक्ल बनाई थी तुमने। अब वापस आए हो तो खुश लग रहे हो और अच्छे भी। बस वो तो मेरी करम नवाजी है कि इस जैसे इंसान को गम की दुनिया से बाहर निकाला है मैंने। सुमैर ने शेखी बगाड़ी तो आशीन ने फिर से कहका लगाया। बकवास कर रहा है। जवाहर ने मुस्कुराकर सर झटका। आशीष, सुमैर ने तवज्जो चाही। हाँ, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ यार, कभी मुझ गरीब से भी गले मिल लिया करो। वो हंसकर जवाहिर की जानिब देखने लगी और वो खामोशी से कंधे उचका गया। अरे उसकी तरफ क्या देख रही हो? और उसकी तरफ से हाँ है, चल आप मिल ले मुझसे। सुमैर ने शरारतन कहा और फिर अपने बाजू बिछाए तो वो जवाहर के चेहरे के तासरात को बामती हुई उसके गले लग गई। लेकिन उसका चेहरा हर तरह के तासरात से आरी था। चलो दोस्तों, अब मिलकर पहले पार्टी करेंगे और उसके बाद जीजान को घर जाने देंगे, आशीन ने कहा तो वो खामोशी से इशारात में सर हिलाने लगे। हाँ छोटे तुम। महम खुशी से अपने दोनों हाथ मुंह के आगे रखते हुए उसके गले लगी। छोटे तुम कब आई? एक तरफ नानी ने उसके सीने से सर लगाया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो अपने दोनों हाथ खोलकर बोला। बहुत अच्छा। महम फिर से हंसकर गले लगी।
वैसे तुम्हें हमें आने से पहले बताना चाहिए था, खदीजा बेगम ने शिकवा किया। हाँ, ताकि आप मेरे फेवरेट खाने बनवाती या फिर कोई और अच्छी सी पार्टियां अरेंज करती और मेरे पूरे ऑफिस में मेरे आने का डंडोरा पीट देती। उसने सीने पर हाथ बांधे हो बहू उनकी हरकत को रिपीट किया तो वो खुलकर हंसी। खाना तो अब भी तुम्हारी पसंद का ही बनेगा, माहम बोली। जी नहीं, मैं दोस्तों के साथ बाहर खाना खाकर आया हूँ। ये गलत है छोटे, माहम ने उंगली दिखाते हुए मुंह फुलाया। अरे मेरी प्यारी बहना, आपका मन कर रहा है तो आप बना दें, मैं फिर से खा लूंगा। जवाहर ने एक जानिब से उसकी गर्दन में हाथ डाला तो वो खुश हो गई। अच्छा फिर जो करना है करे, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तेजी से बोलता हुआ वो अपने कमरे में जा घुसा। अल्तमश, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, और अगर वो लड़की नहीं मिली तो क्या मर जाओगे? अलमास बेगम ने उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ देखकर बेड पर बैठे अल्तमश के पास आकर कहा था। मरता ही तो नहीं हूँ, वो मजीद चंगारी बरकाए हुए बोला। छोड़ दो इस लड़की का पीछा, अगर पिछले 2.5 साल से नहीं मिली तो अब भी नहीं मिलेगी। नहीं छोड़ सकता। क्यों? वो चलाई। क्योंकि मोहब्बत करता हूँ उससे, बस एक बार वो मुझे मिल जाए, माँ की दुआ लग जाती है। आप दुआ करें ना माँ कि वो सिर्फ एक बार मुझे मिल जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारा नशा छोड़ दूंगा, आपकी हर बात मानूंगा और लड़कियों से गलत ताल्लुकात भी नहीं रखूंगा। आज पहली बार अल्तमश खान ने इल्तिजा की थी। अलमास बेगम की आंखों में अपनी नाफरमान औलाद के लिए भी आंसू टपक पड़े। औलाद चाहे जैसी भी हो, आखिर होती तो अपना खून ही है। लेकिन अगर वो नहीं मिली बेटा तो सब्र करो। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा हाथों में लिया। कर रहा हूँ और आखिरी सांस तक करूँगा। उसके लफ्ज़ों पर अलमास बेगम ने खामोशी से नज़रें झुकाए कमरे से बाहर जाती दिखाई दी। गुस्से से उसने अपने करीब पड़ा एक और गुलदान उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था।